सभी को नमस्कार। सेकंड लेसन अपना चल रहा था और लास्ट वीडियो तक अपन चर्चा कर चुके थे पाचन से संबंधित अंगों की। तो देखो अपन ये तो देख चुके थे कि पाचन से संबंधित अंग तो थे 7 और पाचन से संबंधित ग्रंथियां कितनी थी? 3। आज के वीडियो में अपन देखेंगे पाचन ग्रंथियां, मतलब ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो भोजन के पाचन में सहायक हैं। तो पाचन ग्रंथियों में 3 ग्रंथियों का नाम अपन ने पहले लिखा भी था। पहली ग्रंथि तो कौन सी है? लार ग्रंथि। दूसरी पाचन ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और तीसरी पाचन ग्रंथि कौन सी है? यकृत। तो इन तीनों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं। तो पाचन ग्रंथियों का उल्लेख करो या पाचन ग्रंथियों का वर्णन करो, तो इन तीनों ग्रंथियों का वर्णन करना आपको। समझ गए बात? तो पहली पाचन ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि। दूसरी अग्नाशय और तीसरा यकृत। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सी? लार ग्रंथि। नाम लिख लेना तीनों का एक बार कॉपी में। देखो जैसे नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि लार ग्रंथि क्या कार्य करती होंगी। लार ग्रंथि हमारे मुख में लार उत्पन्न करती है। तो सिंपल सी 2-3 लाइन अपन लिख लेते हैं इसमें। लार ग्रंथियां, देखो एक ग्रंथि नहीं आती, लार ग्रंथियां भी टोटल 3 होंगी। तो लाल ग्रंथियां मुख में लार उत्पन्न करती हैं। अब ये लार जो होती है हमारे मुख में, जो लार रहती है ये कैसी होती है? क्या सेम पानी की तरह होती है क्या? सेम तो पानी की तरह नहीं होती। ये जरूर है कि लार का लगभग 99.99% भाग पानी की तरह तरल आता है, लेकिन सेम पानी की तरह नहीं आता। पानी ज्यादा तरल आता है बजाय लार के। तो लार में तरल पदार्थ मतलब जो पानी होता है उसके साथ और क्या होता है? लार में श्लेष्मा उपस्थित रहता है। इस कारण लार पूरी तरह पानी की तरह तरल अवस्था में नहीं रह पाती। लार उत्पन्न करती है। यह लार, इसे में अपन लिख लेते हैं आगे। लार में तरल एवं श्लेष्मा पदार्थ उपस्थित रहता है। तरल एवं श्लेष्मा पदार्थ उपस्थित रहता है। अब देखो ये लार भोजन के पाचन में सहायक कैसे होती है। अब लार में जो तरल पदार्थ होता है ना, ये तो भोजन को गीला कर देता है। इसके बाद लार में जो श्लेष्मा पदार्थ होता है ना, इस श्लेष्मा पदार्थ में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, म्यूसिन वगैरह पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम म्यूसिन जिनको मिलाकर अपन एक वर्ड में कह सकते हैं कौन से पदार्थ? श्लेष्मा पदार्थ। ये श्लेष्मा पदार्थ क्या करते हैं? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, स्टार्च का पाचन कर देते हैं और भोजन को थोड़ा लसलसा टाइप का बना देते हैं, चिपचिपा बना देते हैं, जिससे भोजन आगे से आगे गति कर सके। तो लिखते हैं इसमें, लार एक तरल एवं श्लेष्मा पदार्थ उपस्थित रहता है। लार में तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा लार में उपस्थित श्लेष्मा भाग भोजन में पाए जाने वाले या भोजन में उपस्थित, एक बार लिख देता हूं फिर और समझा दूंगा आपको। उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, स्टार्च का पाचन करता है, साथ ही भोजन को चिपचिपा बना देता है।
भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे भोजन आसानी से आगे की ओर गति कर सके, आसानी से आगे की ओर गति कर सके। अब समझना इस पैराग्राफ का मतलब। लार में क्या क्या पाया जाता है? एक तो तरल भाग पाया जाता है, एक लार में पाया जाता है श्लेष्मा भाग। समझ गए बात? लार का जो तरल भाग है वो तो हमने जो भोजन मुख में लिया उस भोजन को गीला तो कौन करेगा? ये लार का तरल भाग। इसके अलावा हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया भी उपस्थित रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन बैक्टीरिया को नष्ट कौन करेगा? श्लेष्मा भाग। इस श्लेष्मा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होता है ना, जो इस श्लेष्मा में पाया जाता है, वो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अलावा क्या करता है? देखो, श्लेष्मा भाग भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है और स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। भोजन में हम अनेक प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल। तो इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो स्टार्च भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? श्लेष्मा भाग करता है। इसके अलावा क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, थोड़ा लसलसा टाइप का बना देता है, जिससे कि भोजन आगे की ओर आसानी से गति कर सके। तो ये लार का प्रमुख कार्य हो गया। इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो लार ग्रंथियां हैं वो कुल मिलाकर कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 लार ग्रंथियां होती हैं। तो इसी में अपन आगे लिखें लार ग्रंथियां कुल 3 होती हैं। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? टोटल 3। एक एक करके नाम लिखते हैं अपन। इसका तो ले लो आप स्क्रीनशॉट। पहली कौन सी है? अग्रकरण ग्रंथि, और जिसको कहते हैं अपन कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है अग्रकर्ण, ये क्या है अपना? कर्णिया कान। कान के ये है आगे का भाग और ये है कान के पीछे का भाग। अग्रकर्ण ग्रंथि है, इसका मतलब कान के आगे की ओर स्थित होगी। अपनी ये जो कलम है, इस कलम के नीचे जो गाल है, इस गाल के अंदर की तरफ ये ग्रंथि स्थित होती है। तो इसमें अपन लिखेंगे क्या? यह ग्रंथि कान के आगे की तरफ गालों में स्थित होती है। एक तरफ ही नहीं, दोनों तरफ स्थित होती है। तो पहली बात तो अपन ये लिखेंगे, यह ग्रंथि कान के आगे की तरफ, कान का आगे वाला भाग ये मत मान लेना, ये तो कान के पीछे वाला भाग होगा। कान के आगे की तरफ गालों में स्थित होती है। अब इसके बाद में मैंने जो पहला पैराग्राफ लिखा था उसमें आपको बताया था कि लार में 2 प्रकार के पदार्थ आते हैं, एक तो तरल भाग और एक श्लेष्मा भाग। यह ग्रंथि कौन सा भाग स्रावित करती है? तरल भाग स्रावित करती है। यह ग्रंथि तरल भाग स्रावित करती है। चलो दूसरी ग्रंथि देखते हैं अपन। दूसरी ग्रंथि का नाम है क्या? अधोजिह्वा ग्रंथि। और अधोजिह्वा ग्रंथि को ही अपन क्या कह सकते हैं? सबलिंगुअल ग्रंथि। जीभ को ही वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? लिंगुअल कहा जाता है। अधोजिह्वा ग्रंथि
मतलब कहाँ स्थित होगी, जीभ के एकदम, हमारी जो जिह्वा आती है, जीभ आती है, उस जिह्वा के एकदम नीचे स्थित होती है। इस कारण इसका नाम क्या है, अधोजिह्वा ग्रंथि। पहली बात तो अपन ये लिखेंगे कि कहाँ स्थित होती है, यह ग्रंथि जिह्वा के नीचे स्थित होती है। अब ये पहली ग्रंथि तरल भाग स्रावित कर रही थी, तो ये कौन सा भाग स्रावित करेगी, लार में दो ही आते हैं, एक तो तरल भाग और दूसरा श्लेष्मा भाग, तो यह ग्रंथि श्लेष्मा भाग का स्रावित करती है। तो दूसरी बात लिखेंगे अपन क्या, यह ग्रंथि श्लेष्मा भाग स्रावित करती है। तीसरा अपन लिखें सी नंबर का, तीसरी लार ग्रंथि, उसका नाम है अधोजंब ग्रंथि। और इसको अपन कह सकते हैं क्या, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। इसी का क्या नाम है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। अब ये देखना, जंब कहते हैं किसको, जबड़े को। ऊपर भी जबड़े आते हैं, नीचे भी जबड़े आते हैं। जबड़े वो जिनमें दांत स्थित होते हैं, समझ गए बात। तो अधोजंब मतलब कहाँ स्थित होगी, जबड़े के नीचे स्थित होगी। तो पहली बात तो ये कि ये कहाँ स्थित होती है, यह ग्रंथि जबड़े के नीचे स्थित होती है। अब देखो, पहली ग्रंथि तरल भाग स्रावित कर रही थी, दूसरी ग्रंथि श्लेष्मा भाग स्रावित कर रही थी, तीसरी ग्रंथि तरल और श्लेष्मा भाग दोनों को स्रावित करेगी। तो इसी में एक लाइन ये लिख देना, यह ग्रंथि तरल व श्लेष्मा भाग स्रावित करती है। ये लार ग्रंथियों से संबंधित बात अपनी कंप्लीट। देखो बहुत आसान है। अग्रकर्ण ग्रंथि मतलब कान के आगे की ओर, नाम से आपको स्थिति का पता चली जाएगा, तो तरल भाग स्रावित करेगी। अधोजिह्वा ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित है, श्लेष्मा भाग स्रावित करती है। अधोजंब ग्रंथि मतलब जबड़े के नीचे स्थित है और तरल और श्लेष्मा दोनों भाग स्रावित करती है। ये लार ग्रंथियों को लेकर अपनी चर्चा कंप्लीट। अब दूसरी पाचन ग्रंथि अपन देखें तो कौन सी है, अग्नाशय। सेकंड पाचन ग्रंथि जिसका नाम क्या है, अग्नाशय। सबसे पहली बात तो अग्नाशय के बारे में पूछा जाए तो अपन एक एक करके बिंदु वाइज लिखेंगे। पहला बिंदु जैसे लिखे हैं अपन, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। दोनों प्रकार से कार्य करती है। देखो होता क्या है, हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्रावण होता है। मतलब ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं और ये हार्मोन कई कार्यों में हमारे शरीर में सहायक होते हैं। समझ गए बात। अब देखो होता क्या है, कुछ ग्रंथियां तो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और कुछ ग्रंथियां होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। लेकिन
ये जो अग्नाशय है ये मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये अग्नाशय अंतःस्रावी भी है तो बहिस्रावी भी है। दोनों का मतलब क्या है, जैसे ये कोई ग्रंथि है हमारे शरीर में, समझ गए बात, इस ग्रंथि से कोई हार्मोन स्रावित हो रहा है, अगर ये हार्मोन इसी ग्रंथि में यहीं पर कोई काम का है, इसका मतलब इस हार्मोन को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हार्मोन इस ग्रंथि ने स्रावित किया और यहीं पे ये हार्मोन काम में आ रहा है, बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं। इसका मतलब ये कौन सी ग्रंथि हुई, अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर बात करें अपन बहिस्रावी ग्रंथि। ये हमारे शरीर में कोई ग्रंथि है, इस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित हुआ, लेकिन ये हार्मोन हमारे शरीर में यहां कोई आवश्यक नहीं है, इस हार्मोन की आवश्यकता अपने शरीर में इस जगह है। तो बताओ इस ग्रंथि को यह हार्मोन स्रावित करके कहां भेजना पड़ेगा, यहां भेजना पड़ेगा, मतलब बाहर भेजना पड़ेगा। तो ऐसी ग्रंथि कहलाती है कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथि। मतलब शरीर की ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं दो प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब तो ये हो गया कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है, उस हार्मोन का कार्य उसी स्थान पर रहता है। बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन को शरीर के दूसरे हिस्से में भेजती है। तो ये दोनों प्रकार की हो गई। अब इसी में अपन अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई अंतःस्रावी के रूप में तो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है और बहिस्रावी के रूप में कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन तथा बहिस्रावी के रूप में अग्नाशयी हार्मोन स्रावित करती है। मतलब मिश्रित ग्रंथि है तो अंतःस्रावी हार्मोन भी स्रावित होंगे और बहिस्रावी हार्मोन भी स्रावित होंगे। अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में तो दो हार्मोन आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। और बहिस्रावी के रूप में अग्नाशयी हार्मोन स्रावित करती है। बहिस्रावी वाला तो बहुत आसान है, अग्नाशय ग्रंथि है तो हार्मोन कौन सा है, अग्नाशयी। ये दो हार्मोन आपको याद रखने हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। फिर अपन बात करें कैसी ग्रंथि होती है, ये यू आकार की ग्रंथि है। ये है यू आकार की ग्रंथि है जो लगभग 6 से 8 इंच लंबी होती है तथा अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक नीचे स्थित होती है। अब इसका मतलब समझना, अपन ने पाचन तंत्र का जो चित्र बनाया था उस चित्र को एक बार याद करना। ज्यादा अपन अब अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बार आप सोच लेना। अब देखो इसमें यहां मैंने बनाया था क्या, अमाशय, आ गया याद। अमाशय के बाद में अपन ने बनाए थे क्या, छोटी आंत। अमाशय के जस्ट नीचे अपन ने क्या बनाया था, छोटी आंत बनाया था और फिर बड़ी आंत बना दिया था। अब देखो यहां मैंने बनाई थी कौन सी ग्रंथि, ये तो हो गया अमाशय, और ये कौन सी ग्रंथि बनाई थी यहां पे, अग्नाशय ग्रंथि। तो अब बताओ ये अग्नाशय ग्रंथि है वो अमाशय के ठीक नीचे स्थित हुई कि नहीं हुई। तो अपन ने यही बात लिखी है यहाँ, यू आकार की ग्रंथि है। ग्रंथि का आकार कैसा है, इस टाइप की ये ग्रंथि आती है यहाँ फैली हुई सी, तो यू आकार की ग्रंथि है।
जो 6 से 8 इंच लंबी होती है तथा अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अब यहीं पे एक चीज और सुन लेना, अग्नाशय के बाद में अपन बात करेंगे किसके बारे में, यकृत के बारे में। यकृत का चित्र अपन ने यहां बनाया था ना, तो यकृत में अपन लिखेंगे अमाशय के ठीक ऊपर स्थित होता है। और अमाशय को अपन देखें तो ये तो अमाशय का लेफ्ट साइड और ये अमाशय का राइट साइड। अमाशय के ठीक ऊपर राइट साइड में मतलब दाहिनी तरफ कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, यकृत। फिर से दोबारा सुनना, यकृत में मैं आपको दोबारा ऐसे चित्र बना के नहीं बताऊंगा। यकृत में अपन लिखेंगे ना कि यकृत कहाँ स्थित होता है, तो यकृत स्थित होता है अमाशय के ठीक ऊपर दाहिनी तरफ स्थित होता है। और ये जो अग्नाशय में अपन ने लिखा है वो लिखा है कि इससे अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अब अगला पॉइंट देखना, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, निकलने वाले एंजाइम लिखते हैं, क्योंकि हार्मोन की बात तो अगले पॉइंट में कर लेंगे अपन। इस ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम छोटी आंत में पहुंचकर प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं, के पाचन में सहायक होते हैं। अब देखो, अग्नाशय, अग्नाशय के नीचे क्या आता है, छोटी आंत आती है। तो अग्नाशय से जो भी एंजाइम निकलेंगे इससे जस्ट नीचे छोटी आंत में पहुंच जाएंगे। छोटी आंत का भी पहला भाग याद करो, छोटी आंत को भी अपन ने 3 भागों में बांटा था। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा था, ड्यूडिनम। तो छोटी आंत के भी कौन से भाग में पहुंचते हैं, ड्यूडिनम वाले भाग में पहुंचते हैं। आप चाहो तो यहां ये भी लिख सकते हो, इस ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम छोटी आंत के ड्यूडिनम भाग में पहुंचकर प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। वरना सिंपल छोटी आंत में पहुंचकर प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। अब एक तो इस ग्रंथि से एंजाइम निकला और एक अपन ने बात की थी हार्मोन। तो लास्ट पॉइंट इन दोनों हार्मोनों का भी लिखेंगे अपन। इस ग्रंथि से निकलने वाले इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर, रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करते हैं। देखो कई बार अपन कहते हैं ना कि भाई इसके तो शुगर की बीमारी हो गई, शुगर ज़्यादा हो गया इसके शरीर में। तो शरीर में शुगर का मतलब क्या होता है, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, वो भी अपने लिए नुकसानदायक होता है। और रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाए वो भी अपने लिए नुकसानदायक होता है। समझ गए बात। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये तो क्या करता है, रक्त में शुगर की मात्रा को कम करता है। अगर कहीं गलती से अगर रक्त में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन तो क्या कर देगा, रक्त में शुगर की मात्रा को कम कर देगा। अगर ज़्यादा कम हो गई रक्त में शुगर की मात्रा तो ग्लूकागोन क्या करता है, रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। समझ गए बात। इंसुलिन तो रक्त में शुगर की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागोन जो होता है हार्मोन वो रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। तो एक लाइन में अपन ये लिख सकते हैं
कि इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करते हैं, मतलब एक लेवल तक बनाए रखते हैं। लास्ट पॉइंट अपन ने ये लिखा है, क्या पॉइंट लिखा है अपन ने, इस ग्रंथि से निकलने वाले इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करते हैं। तो ये बात हो गई अपनी कौन सी ग्रंथि के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अब लास्ट जो पाचन ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत। यकृत या लीवर। इसमें देखो अपन चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, यह है हमारे शरीर की सबसे बड़ी व एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। लीवर के मतलब यकृत के इतने काम है कि अपन चाहें तो लगभग 1 घंटे की क्लास इस लीवर को लेकर भी हो सकती है। तो इतने सारे काम होने की वजह से इसे क्या माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि माना गया है। समझ गए बात। और ओवरऑल अपन ग्रंथियों की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये यकृत या लीवर ही होता है। तो पहला पॉइंट अपन ने लिखा है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण ग्रंथि है। दूसरा अपन बात करें, त्रिकोणा आकार की यह ग्रंथि दो भागों में दिखाई देती है, जिन्हें दाईं पाली व बाईं पाली कहते हैं। एक को तो कह देते हैं दाईं पाली और दूसरे को कह देते हैं बाईं पाली। समझ गए बात। ये तो अपना अमाशय था ही। अमाशय के जस्ट ऊपर अपन ने बात की थी किसकी, ये क्या है, यकृत या लीवर। ये यकृत या लीवर यहां से अपने को विभाजित दिखाई देता है। ये वाला भाग, इधर वाला भाग और भी छोटा आता है, ये वाला भाग छोटा है, इधर वाला भाग थोड़ा बड़ा है। मतलब ये तो हो गया कौन सा भाग, बायां भाग, और ये हो गया कौन सा, दायां भाग। तो त्रिकोणाकार, देखो 3 कोण ही नजर आ रहे हैं, 1 2 3। त्रिकोण त्रिभुज ऐसे ही तो बनाते हैं ना। तो त्रिकोणाकार की यह ग्रंथि 2 भागों में दिखाई देती है, जिन्हें दाईं पाली व बाईं पाली कहते हैं। फिर अपन बात करें तीसरा पॉइंट, इसकी स्थिति को लेकर बता सकते हैं कि यह ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, अमाशय के ठीक ऊपर दाईं तरफ स्थित होती है। दाईं तरफ स्थित होती है। एक काम कर लेना, क्या है कि शुरू में ये बातें बता देनी चाहिए, इसको दूसरे पॉइंट के रूप में लिखना और इसको तीसरे पॉइंट के रूप में लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो एक सामान्य सा परिचय हो गया ना। तो ये सामान्य परिचय अपन शुरुआत में देते हैं। जैसे पहला पॉइंट तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि है। फिर दूसरे पॉइंट में अपने को लिखना चाहिए कि कहाँ स्थित होती है।
तो यह ग्रंथि अमाशय के ठीक ऊपर दाईं तरफ स्थित होती है। फिर अपने को ये लिखना है कि त्रिकोणाकार की यह ग्रंथि दो भागों में दिखाई देती है, जिन्हें दाईं पाली व बाईं पाली कहते हैं। फिर अपन बात करें चौथा पॉइंट का, इस ग्रंथि का निर्माण षटकोणीय आकार की लगभग 1,00,000 संरचनाओं से हुआ है। 1,00,000 संरचनाओं से हुआ है, जिन्हें यकृत पालियां कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं अपन? यकृत पालियां कहते हैं। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लीवर है ना षटकोण में बनाऊं, पूरे लीवर में यही आपको दिखाई देंगी। पूरे लीवर में अपने को क्या दिखाई देती हैं? ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। और ऐसी पूरे लीवर में कितनी संरचनाएं होती हैं? 1,00,000 संरचनाएं होती हैं। और इन संरचनाओं को कहते हैं क्या? यकृत पालियां। तो इस ग्रंथि का निर्माण षटकोणीय आकार की लगभग 1,00,000 संरचनाओं से हुआ है, जिन्हें यकृत पालियां कहते हैं। फिर एक पॉइंट और लिखें अपन, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। ये पित्त रस होता है ना, ये हमारे भोजन में भी सहायक, वो भोजन के पाचन में सहायक कौन सा रस होता है? पित्त रस होता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, यहां से निर्मित पित्त रस यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय में जाकर संग्रहित हो जाता है। अब इसका मतलब समझना, ये हमारा यकृत लीवर के जस्ट नीचे स्थित है क्या? पित्ताशय। पित्त रस का निर्माण हुआ कहां पे? यकृत में। उसके बाद ये पित्त रस कहां चला गया? पित्ताशय में चला गया और यहां इकट्ठा रहता है। एक नंबर का छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पित्त रस का निर्माण कहां होता है? इसका आंसर ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं? पित्ताशय में होता है। जबकि पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता। पित्त रस का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। उसके बाद यह पित्ताशय, ये पित्त रस कहां चला जाता है? पित्ताशय में चला जाता है। यहां वो संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है, पड़ा रहता है। समझ गए बात? तो यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, यहां से निर्मित पित्त रस यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय में जाकर संग्रहित रहता है। तो ये यकृत को लेकर अपनी कुछ बातें हो गई। आपसे क्वेश्चन का तरीका इसमें देखो, एक एक नंबर के भी कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक एक नंबर के प्रश्नों की अपन चर्चा करें, आपसे पूछ ले, सोच समझ के देखें। अब हालांकि मैं तो आपके आंसर को सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आंसर देने का प्रयास करना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है? क्या आंसर होगा? अग्नाशय ग्रंथि। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अग्नाशयी ग्रंथि से अंतःस्रावी के रूप में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? इंसुलिन व ग्लूकेगोन। अग्नाशय ग्रंथि से बहिस्रावी के रूप में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्या आंसर होगा? अग्नाशयी हार्मोन। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए,
कौन से दो हार्मोन हमारे रक्त में शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं? आंसर क्या होगा? इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन। आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या बताओगे? यकृत। आपसे पूछ लिया जाए पित्तरस का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? आंसर क्या होगा? यकृत। आपसे पूछ लिया जाए 3 लार ग्रंथियों का नाम बताइए। लार ग्रंथियां टोटल कितनी पढ़ी थी अपन ने? 3 लार ग्रंथियां पढ़ी थी। 3 लार ग्रंथियों के नाम क्या है? पहला तो कान के आगे, इसका मतलब अग्रकर्ण ग्रंथि। दूसरा जीभ के नीचे, इसका मतलब अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरा जबड़े के नीचे, इसका मतलब अधोजंब ग्रंथि। या तो छोटे छोटे 1-1 नंबर के प्रश्न, या फिर आपसे इससे थोड़ा बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाए लार ग्रंथि का वर्णन करो, तो लार ग्रंथि का कर देना। अग्नाशय ग्रंथि का वर्णन करो तो अग्नाशय का कर देना। या फिर यकृत ग्रंथि का वर्णन करो तो यकृत का वर्णन कर देना। या फिर इससे भी बड़ा प्रश्न प्रमुख पाचक ग्रंथियों का उल्लेख करो। तो पाचन ग्रंथियों का उल्लेख करना हो तो तीनों का उल्लेख आप कर देना। आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन में फिर अपनी मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।